स्वागत है। आज हम शिक्षा की दुनिया में एक अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा विचार जो शायद सोचने पर मजबूर कर दे और हो सकता है थोड़ी चिंता भी जगाए। हमारे पास शिवा नारायण का एक लेख है, थिंक लाइक साइंस ग्रेजुएट्स, और इसी के आधार पर हम चर्चा करेंगे उस कॉन्सेप्ट पर जिसे लेखक ने 15,000 घंटे की समस्या कहा है। जरा सोचिए, किंडरगार्टन से मास्टर्स डिग्री तक एक औसत छात्र अपनी पूरी पढ़ाई के दौरान करीब 15,000 घंटे क्लास में बिताता है। ये बहुत ज्यादा समय है, लगभग 2 साल लगातार जागते रहने के बराबर। और जैसा कि लेख कहता है, इसका बड़ा हिस्सा सिर्फ सुनने में जाता है, टीचर्स को सुनने में। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है, क्या ये जो 15,000 घंटे हम बिताते हैं, ज्यादातर निष्क्रिय होकर सुनते हुए, क्या ये वाकई सीखने का सबसे असरदार तरीका है, या कहीं हम अनजाने में कीमती वक्त तो बर्बाद नहीं कर रहे हैं? चलिए इस लेख के जरिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो शुरुआत इसी आंकड़े से होती है, 15,000 घंटे। ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है, और लेख फौरन ये सवाल उठाता है कि इन घंटों के बदले में मिल क्या रहा है। बिल्कुल, और यहीं पर मुख्य चिंता सामने आती है। लेखक का तर्क है कि इतने घंटे लगाने के बावजूद जो ज्ञान का वास्तविक हस्तांतरण है, मतलब जिसे हम नॉलेज ट्रांसफर कहते हैं जी। और किसी विषय की जो गहरी समझ होती है, वो अक्सर उतनी नहीं बन पाती जितनी बननी चाहिए। अच्छा। छात्र जानकारी दोहरा सकते हैं, हाँ, परीक्षा पास कर सकते हैं, लेकिन क्या वे उस ज्ञान को असल जिंदगी में अलग अलग सिचुएशन में इस्तेमाल कर पाते हैं? लेख इसी विरोधाभास पर, इसी पैराडॉक्स पर रोशनी डालता है। इतना ज्यादा इनपुट, घंटों का इनपुट, लेकिन आउटपुट उतना गहरा क्यों नहीं? इस बात को और साफ करने के लिए लेख एक बहुत दिलचस्प विचार प्रयोग, एक थॉट एक्सपेरिमेंट सामने रखता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई वैज्ञानिक अपनी किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है। यह तरीका वाकई प्रॉब्लम को समझने में काफी मदद करता है। तो कल्पना कीजिए, एक हाई स्कूल की साइंस क्लास है। टीचर ने अभी मान लीजिए 45 मिनट लगाकर एक बिल्कुल नया, काफी मुश्किल टॉपिक पढ़ाया है। ऐसा टॉपिक जिसके बारे में छात्रों को पहले से कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट। और जैसे ही लेक्चर खत्म होता है, मतलब कोई रिवीजन का टाइम नहीं, कोई तैयारी का मौका नहीं, फौरन बाद छात्रों को 90 मिनट का एक रिटन टेस्ट देना होता है। और इसमें कोई आसान मल्टीपल चॉइस सवाल नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। बल्कि ऐसे सवाल हैं जिनके लिए परिभाषाएं लिखनी है, कॉन्सेप्ट्स को अपने शब्दों में समझाना है, और ये दिखाना है कि उन्हें वो नया टॉपिक आखिर कितना समझ आया। और नतीजा, जैसा कि लेखक बताते हैं, नतीजा काफी हद तक वैसा ही होता है जैसा हम शायद उम्मीद करेंगे। मतलब बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं। ज्यादातर छात्र उन सवालों के ठीक ठाक जवाब देने में भी संघर्ष करते हैं। अच्छा। हो सकता है कुछ बेसिक बातें उनकी समझ में आ गई हों, लेकिन बहुत कम छात्री ऐसे होंगे जो उस नए विषय की पूरी डिटेल में व्याख्या कर पाएंगे या ये दिखा पाएंगे कि उन्हें वाकई गहरी समझ हासिल हुई है। तो 45 मिनट का लेक्चर सुना और फौरन टेस्ट दिया, तो नतीजा अच्छा नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ इसलिए कि छात्र ध्यान नहीं दे रहे थे, या कुछ और बात है? देखिए, लेखक का तर्क इससे कहीं ज्यादा गहरा है। समस्या सिर्फ छात्रों के ध्यान देने या न देने की नहीं है। असल मुद्दा है सीखने के तरीके का। ये प्रयोग दिखाता है कि शिक्षण का ये जो पारंपरिक तरीका है, यानी जिसमें मुख्य जोर निष्क्रिय सुनने पर है, वो ज्ञान के वास्तविक हस्तांतरण के लिए, नॉलेज ट्रांसफर के लिए बहुत कारगर नहीं है। जानकारी छात्रों तक पहुंचाई तो गई, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनके दिमाग ने उसे सक्रिय रूप से पकड़ा नहीं, उसे प्रोसेस नहीं किया और उसे टिकाऊ तरीके से लॉन्ग टर्म मेमोरी में संजोया नहीं। वो जानकारी बस कह सकते हैं हवा में तैरती रह गई। ये तो काफी गंभीर बात लगती है, क्योंकि ये सिर्फ एक काल्पनिक प्रयोग नहीं है, जैसा आपने कहा। ये तो दुनिया भर की लाखों क्लासरूम्स में हर रोज हो रहा है। हम सब यही मानकर चलते हैं कि अगर टीचर पढ़ा रहा है और छात्र सुन रहा है तो सीखना हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि सुनना असल में एक निष्क्रिय, एक पासिव एक्टिविटी है। यहीं पर सारी बात पलट जाती है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम सीखने के पीछे के विज्ञान को देखें, लर्निंग साइंस को देखें, तो सीखना एक बहुत ही सक्रिय, एक्टिव और जटिल प्रक्रिया है। इसमें हमारे मस्तिष्क को नई जानकारी हासिल करने, उसे समझने और फिर यादों के रूप में सहेजने के लिए बाकायदा मेहनत करनी पड़ती है। ये सिर्फ कानों से आवाज अंदर लेने जैसा बिल्कुल नहीं है। न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें तो इसमें दिमाग के कई हिस्से, खासकर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जैसे हिस्से, एक्टिवली शामिल होते हैं। ये योजना बनाने, ध्यान केंद्रित करने और नई जानकारी को पुरानी से जोड़ने का काम करते हैं। ओके।
अब पारंपरिक लेक्चर वाले मॉडल में होता क्या है? ज्यादातर शिक्षक का मस्तिष्क सक्रिय होता है। जब वो बोल रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, उदाहरण दे रहे होते हैं, तो उनका दिमाग जानकारी को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, उसे प्रस्तुत करने के तरीके सोच रहा होता है, उनके मोटर सर्किट्स, उनके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ये सब काम कर रहे होते हैं। और छात्र का दिमाग उस वक्त वो क्या कर रहा होता है? वहीं दूसरी तरफ छात्र का मस्तिष्क, खासकर सीखने के लिए जो जरूरी सक्रिय भागीदारी चाहिए, उस मामले में काफी हद तक निष्क्रिय रहता है, पैसिव रहता है। हाँ, वो जानकारी को रिसीव तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनका दिमाग उस जानकारी के साथ एक्टिवली कुछ कर नहीं रहा होता। वो उसे टुकड़ों में तोड़कर, दोबारा जोड़कर या अपनी मौजूदा समझ से मिलाकर नहीं देख रहा होता। अच्छा, सोचिए, ये कुछ ऐसा है जैसे कोई कोच खुद वर्जिश कर रहा हो और खिलाड़ी बस बेंच पर बैठकर देख रहा हो। वर्जिश का असली फायदा तो कोच को ही मिलेगा ना, खिलाड़ी को उतना नहीं। अरे वाह, ये उपमा, ये एनालॉजी तो स्थिति को बिल्कुल साफ कर देती है। यानी पढ़ाने वाला शायद अनजाने में ज्यादा सीख रहा है बजाय पढ़ने वाले के। ये तो पूरी धारणा को ही उलट देता है। हाँ, कुछ हद तक। और इसी आधार पर लेखक कुछ बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालते हैं। ये निष्कर्ष इस 15,000 घंटे सुनने के पीछे छिपी जो सीखने की खाई है, जो लर्निंग गैप है, उसे उजागर करते हैं। ये सिर्फ समय की बर्बादी का सवाल नहीं है, ये सीखने की प्रक्रिया की हमारी जो मूलभूत समझ है उससे जुड़ा हुआ मसला है। तो क्या है वो मुख्य निष्कर्ष? अगर ये निष्क्रिय सुनना उतना कारगर नहीं है, तो इसके परिणाम क्या होते हैं जो हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में दिखाई देते हैं? पहला निष्कर्ष तो यही है कि लगभग 15,000 घंटे निष्क्रिय सुनने में बीत जाते हैं और ये सीखने का सबसे प्रभावी, सबसे एफिशिएंट तरीका नहीं है। दूसरा, जैसा कि उस विचार प्रयोग ने दिखाया, लेक्चर के फौरन बाद भी अगर टेस्ट में प्रदर्शन खराब है तो ये साफ बताता है कि जानकारी ठीक से छात्रों के दिमाग तक पहुंची ही नहीं, उसका तत्काल हस्तांतरण, इमीडिएट ट्रांसफर हुआ ही नहीं। और दिमाग के स्तर पर, न्यूरल लेवल पे क्या हो रहा है? तीसरा निष्कर्ष इसी से जुड़ा है। पारंपरिक शिक्षण जो है वो शिक्षक केंद्रित तंत्रिका गतिविधि को बढ़ावा देता है, टीचर सेंट्रिक न्यूरल एक्टिविटी। मतलब शिक्षक का दिमाग तो खूब चल रहा है पर छात्र का उस हद तक नहीं। सही। चौथा, ये जो एक आकार सभी के लिए फिट वाला तरीका है, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, ये फेल होता है। हर छात्र अलग है, अलग गति से सीखता है, अलग तरीके से समझता है। लेक्चर इस विविधता का, इस डाइवर्सिटी का ध्यान नहीं रख पाता। नतीजा, कुछ छात्र पीछे छूट जाते हैं, कुछ शायद बोर हो जाते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। मुझे लगता है बहुत से छात्र और शिक्षक भी ये महसूस करते होंगे। और इसका असर हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था पर, ओवरऑल सिस्टम पर कैसे पड़ता है? यहीं पर पांचवा निष्कर्ष आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी जो वर्तमान प्रणाली है, जो करंट सिस्टम है, वो अक्सर ये देखती है कि शिक्षक ने कितना अच्छा पढ़ाया या सिलेबस कितना कवर हुआ। हम टीचिंग का मूल्यांकन करते हैं, लर्निंग का उतना नहीं। हाँ, ये बात तो है। फोकस सिलेबस कंप्लीशन पर रहता है ज्यादातर। बिल्कुल। हम ये ठीक से नहीं मापते कि छात्र ने वास्तव में कितना सीखा, उसके सोचने समझने की क्षमता में, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज में कितना विकास हुआ। और नतीजा क्या होता है? छात्रों के पास डिग्रियां तो आ जाती हैं, उनकी एकेडमिक साख, क्रेडेंशियल्स बढ़ जाते हैं, लेकिन उनकी वास्तविक संज्ञानात्मक क्षमता, मतलब गहराई से सोचने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो काबिलियत है, वो उतनी विकसित नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए थी उन 15,000 घंटों में। यानी डिग्रियां तो हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, पर गहरी समझ और असल काबिलियत में शायद कमी रह जाती है। ये तो वाकई चिंताजनक तस्वीर पेश करता है। और छठा और शायद सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है कि ज्ञान का हस्तांतरण, नॉलेज ट्रांसफर, कक्षा में उस तरह से होता ही नहीं जैसा हम पारंपरिक रूप से सोचते आए हैं। ऐसा नहीं है कि जानकारी बस शिक्षक के दिमाग से निकलकर छात्र के दिमाग में ट्रांसफर हो जाती है। सीखने के लिए छात्र के दिमाग का सक्रिय होना, एक्टिव होना निहायत जरूरी है, और लेक्चर आधारित मॉडल अक्सर इसे सुनिश्चित नहीं कर पाता। ये निष्कर्ष तो वाकई हमारी शिक्षा प्रणाली की नींव पर ही सवाल खड़े करते हैं। बहुत गहरी बात है ये। तो अगर ये 15,000 घंटे वाला मॉडल, जिसमें सुनने पर इतना ज्यादा जोर है, उतना प्रभावी नहीं है, तो फिर रास्ता क्या है? क्या लेखक कोई समाधान भी सुझाते हैं, कोई ऑल्टरनेटिव? हाँ, बिल्कुल। अच्छी बात यह है कि लेख सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ता। लेख लर्नोग्राफी नाम की एक वैकल्पिक अवधारणा, एक ऑल्टरनेटिव मॉडल का प्रस्ताव करता है। लर्नोग्राफी, ये कैसा शब्द है?
पहली बार सुन रहा हूँ। इसका मतलब क्या है और ये पारंपरिक तरीके से कैसे अलग है? लर्नोग्राफी, इसका मूल विचार है सीखने की पूरी प्रक्रिया को पैसिव सुनने से हटाकर एक्टिव जुड़ाव यानी एक्टिव एंगेजमेंट पर केंद्रित करना। और यहाँ जो आकर्षक बात है वो ये कि यह ज्ञान के सीधे किताब से मस्तिष्क या कह लें स्रोत से मस्तिष्क हस्तांतरण पर जोर देता है, डायरेक्ट सोर्स टू ब्रेन ट्रांसफर। इसमें शिक्षक की भूमिका बदल जाती है। वो अब सेज ऑन द स्टेज यानी मंच पर खड़े होकर ज्ञान देने वाले ज्ञानी नहीं रहते, बल्कि गाइड ऑन द साइड जैसे बन जाते हैं। मतलब छात्र के साथ खड़े होकर उसे सीखने में मदद करने वाले मार्गदर्शक। छात्र सीखने की प्रक्रिया के केंद्र में आ जाते हैं। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये क्लासरूम में असल में कैसे काम करेगा? आपने सक्रिय जुड़ाव कहा, एक्टिव एंगेजमेंट, इसका मतलब क्या है? छात्र क्या करेंगे इसमें? देखिए, ये मॉडल कई साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का फायदा उठाता है। पहला, मोटर विज्ञान यानी सीखने में फिजिकल एक्टिविटी को शामिल करना, जैसे लिखना, मॉडल बनाना, कुछ करके देखना, प्रयोग करना। अच्छा, यानी सिर्फ सुनना नहीं, करना भी। बिल्कुल। दूसरा, जिसे लेखक ब्रेन पेज डेवलपमेंट कहते हैं। अब स्रोत इस पर बहुत विस्तार से नहीं बताता, लेकिन इशारा शायद इस तरफ है कि छात्र नोट्स बनाने, विचारों को व्यवस्थित करने या माइंड मैप बनाने का कोई स्ट्रक्चर्ड तरीका अपनाएं, जिससे वो जानकारी को एक्टिवली प्रोसेस करें, सिर्फ सुने नहीं। ओके। और तीसरा, साथियों के साथ सहयोग, पीयर कोलैबोरेशन, आपस में चर्चा करना, एक दूसरे को पढ़ाना, मिलकर प्रोजेक्ट्स पर काम करना, ये सब। तो संक्षेप में कहें तो लर्नोग्राफी में छात्र सिर्फ सुनने वाले लिसनर्स नहीं रहते, बल्कि करने वाले डूअर्स बन जाते हैं, एक्टिव लर्नर्स। वे खुद जानकारी ढूंढते हैं यानी स्वाध्ययन करते हैं, उसे पढ़ते हैं, उसे अपने शब्दों में लिखते हैं, उस पर दूसरों से बात करते हैं, शेयर करते हैं, और फिर जो ज्ञान सीखा है उसे किसी न किसी रूप में लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं। समझ गया। यानी छात्र खुद ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया में, नॉलेज कंस्ट्रक्शन में भागीदार बनते हैं, सिर्फ उसे ग्रहण करने वाले पैसिव रेसिपिएंट नहीं रहते। तो क्या रिसर्च भी इस तरह के एक्टिव तरीकों का समर्थन करती है? क्या यह साबित हुआ है कि ये बेहतर काम करते हैं? हाँ, बिल्कुल। कॉग्निटिव साइंस और लर्निंग साइंस में हुआ बहुत सारा शोध यही दिखाता है। सीखना तब सबसे गहरा और टिकाऊ होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, जब छात्र सक्रिय रूप से जानकारी के साथ जुड़ते हैं। जैसे जब वो उसे याद करने की कोशिश करते हैं, जिसे रिट्रीवल प्रैक्टिस कहते हैं, जब वो अपने शब्दों में समझाते हैं, इलैबोरेशन, और जब वो उसे नई समस्याओं को हल करने में इस्तेमाल करते हैं, एप्लीकेशन। लर्नोग्राफी इन्हीं आजमाए हुए प्रभावी सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है। ये एक तरह से सीखने की जिम्मेदारी और प्रक्रिया को वापस छात्र के हाथों में या कहें छात्र के मस्तिष्क में केंद्रित करने का प्रयास है। तो लर्नोग्राफी एक तरह से सीखने के विज्ञान को क्लासरूम में लागू करने का एक फ्रेमवर्क है। ये वाकई एक बड़ा बदलाव होगा पारंपरिक तरीकों से हटकर। लेकिन क्या ये व्यवहारिक है? मतलब क्या इसे स्कूलों में, कॉलेजों में लागू करना आसान होगा? चुनौतियां तो होंगी। देखिए, लेखक सीधे तौर पे व्यवहारिकता की चुनौतियों पर, प्रैक्टिकल चैलेंजेस पर ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन ये जाहिर है कि इस तरह के बड़े बदलाव के लिए सोच में बहुत बड़े परिवर्तन की जरूरत होगी। शिक्षकों की ट्रेनिंग बदलनी होगी, पाठ्यक्रम का डिजाइन बदलना होगा, और मूल्यांकन के तरीके, असेसमेंट मेथड्स, उनमें भी बदलाव लाना होगा। सही। स्रोत ये भी संकेत देता है कि शायद छात्रों को भी इस नए तरीके से सीखने के लिए तैयार करना होगा। उन्हें सीखना होगा, मतलब लर्निंग हाउ टू लर्न। उन्हें शायद शुरुआत में कुछ पूर्व प्रशिक्षण, प्री ट्रेनिंग की जरूरत पड़े, ताकि वे इन सक्रिय सीखने की रणनीतियों का, एक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें। अच्छा, यानी ये सिर्फ शिक्षकों या सिस्टम का बदलाव नहीं है, छात्रों को भी एक एक्टिव रोल निभाने के लिए तैयार होना होगा। ये वाकई एक समग्र, एक होलिस्टिक दृष्टिकोण लगता है। लेख के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प पुकार है, एक कॉल टू एक्शन है। वैज्ञानिकों की तरह सोचें, विद्वानों की तरह सीखें। इसका क्या मतलब है? शिक्षा के संदर्भ में वैज्ञानिक की तरह सोचना। हाँ, इसका मतलब है कि हमें अपनी शिक्षा प्रणाली और पढ़ाने के जो तरीके हैं, उन पर एक आलोचनात्मक नजर डालनी चाहिए, क्रिटिकल आई। ठीक वैसे ही जैसे एक वैज्ञानिक किसी स्थापित सिद्धांत, किसी एस्टैब्लिश थ्योरी पर सवाल उठाता है और सबूत मांगता है।
हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या ये तरीका वाकई काम कर रहा है? क्या ये सबसे अच्छा तरीका है जो हम कर सकते हैं? क्या इसके परिणाम वैसे हैं जैसे हम चाहते हैं? हमें पारंपरिक तरीकों को सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए क्योंकि वे हमेशा से चले आ रहे हैं। हमें क्वेश्चन करना चाहिए। और विद्वानों की तरह सीखना, इसका क्या मतलब हुआ? ये शायद लर्नोग्राफी के विचार से जुड़ता है। सीखना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना या रटना नहीं है, बल्कि उसे गहराई से समझना है, उस पर मनन करना है, उसे अपने मौजूदा ज्ञान से जोड़ना है और उससे नए विचार, नई इंसाइट्स पैदा करनी है। एक सच्चा विद्वान, एक स्कॉलर निष्क्रिय रूप से सिर्फ सुनता नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से ज्ञान की खोज करता है, उसे बनाता है, उसे क्रिएट करता है। तो ये एक आह्वान है कि हम शिक्षा के प्रति अपने पूरे नजरिए को बदलें, उसे ज्यादा जिज्ञासु बनाएं, ज्यादा प्रमाण आधारित, एविडेंस बेस्ड बनाएं और सबसे जरूरी ज्यादा सक्रिय बनाएं। सही बात है। और ये हमें उस महत्वपूर्ण सवाल पर वापस लाता है जिसके बारे में हमने पहले भी बात की। क्या हम सीखने को मापने के लिए सही पैमानों का, सही मैट्रिक्स का उपयोग कर रहे हैं? क्या हमारा ध्यान सिर्फ सिलेबस खत्म करने पर है या छात्रों में वास्तविक समझ और क्षमता विकसित करने पर? अगर हम सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा करने की दौड़ में लगे हुए हैं, तो हम शायद शिक्षा के असली मकसद से, जो कि इंसान की बौद्धिक क्षमता का विकास है, उसे कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? आज हमने शिवा नारायण के लेख के जरिए पारंपरिक शिक्षा मॉडल की एक बहुत बड़ी सीमा को समझा है। वो है निष्क्रिय सुनने पर अत्यधिक निर्भरता, जिसकी वजह से शायद वो 15,000 घंटे उतने प्रभावी नहीं हो पाते जितना हम सोचते हैं। ये संख्या ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। हमने देखा कि कैसे ये लेख न सिर्फ इस समस्या को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उजागर करता है, बल्कि लर्नोग्राफी जैसे सक्रिय, छात्र केंद्रित विकल्पों का प्रस्ताव भी रखता है। ये एक ऐसा विकल्प है जो रटने की बजाय वास्तविक समझ पर जोर देता है और जानकारी के उपभोग की बजाय ज्ञान के निर्माण पर, नॉलेज क्रिएशन पर जोर देता है। बिल्कुल। तो यहाँ एक विचार है जिस पे हम सब सोच सकते हैं। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर सीखना वाकई एक सक्रिय, शारीरिक और मानसिक रूप से जुड़ाव वाली प्रक्रिया है, एक एक्टिव, मोटो एंगेज्ड कॉग्निटिव प्रोसेस है, जैसा कि ये स्रोत तर्क देता है, तो भविष्य के प्रभावी सीखने के माहौल, इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स आखिर कैसे होने चाहिए? चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या ऑफिस में होने वाली कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो, हम ऐसी जगह कैसे बना सकते हैं जहां सिर्फ जानकारी देना प्राथमिकता न हो, बल्कि सक्रिय भागीदारी, गहरी सोच और वास्तविक क्षमताओं का निर्माण प्राथमिकता हो? हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाले समय में ये 15,000 घंटे हर सीखने वाले के लिए सिर्फ जानकारी का बोझ ना बने, बल्कि उनके जीवन को बदलने वाला एक सार्थक, एक मीनिंगफुल अनुभव बने? सोचने वाली बात है।